नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज 7वां पार्ट है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण पार्ट ये होने वाला है। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम हेतु तो 40 एमसीक्यू 40+ एमसीक्यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का, या आप ऐप को यानी जरदारी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरदारी क्लासेस ऐप में दोस्तों फुल लेंथ मॉक टेस्ट 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। 100 नंबर के टेस्ट है दोस्तों। और आपकी तैयारी, आप आकलन कर सकते हैं अपनी तैयारी का, किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है। और रिवीजन भी आपका इसमें हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम से पहले। लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरदारी क्लासेस ऐप का, या आप प्ले स्टोर से जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और जरदारी क्लासेस ऐप में दोस्तों जुड़ सकते हैं उत्तराखंड स्नातक स्तरीय 40+ मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है जिसका उद्गम उत्तरी सह्याद्री में स्थित महाबलेश्वर से होता है। कथन 2 है, साबरमती नदी राजस्थान की अरावली श्रृंखला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें जो कथन 1 है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि कृष्णा नदी ये पूर्व दिशा में बहती है। और पूर्व दिशा में बहती हुई ये कहाँ पहुंच जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। और इसका उद्गम कहाँ होता है? उत्तरी सह्याद्री में स्थित महाबलेश्वर से। जबकि जो साबरमती नदी है दोस्तों, ये राजस्थान की अरावली श्रृंखला से निकलती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि ये गिरती है खंबात खाड़ी में। खंबात खाड़ी जो कि कहाँ है? अरब सागर में है। तो साबरमती नदी ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात खाड़ी में। इसलिए केवल कथन 1 यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों वो है नीलगिरी है। नीलगिरी है भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसको स्थापित किया गया था। और ये कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। सुंदरवन, सुंदरवन है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी को दोस्तों 1988 में एक बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर ही स्थित है। और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। कहाँ है ये? है पश्चिम बंगाल में। जो ग्रेट निकोबार, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसको भी 1989 में दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको दर्ज किया गया था। तो चारों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों झरिया। और झरिया कोयला क्षेत्र ये कहाँ है? ये है झारखंड में। झरिया से आपको नोट करना है, जहाँ से झारखंड, झरी यानी झारखंड, झरिया ये झारखंड में है। झरिया एक कोयला क्षेत्र है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, जो कि उच्च कोटि के कोयले के लिए जाना जाता है। और ये झारखंड में स्थित। यहाँ पे एक और ऑप्शन दोस्तों रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में है। और ये भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र का है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे परियोजना दी गई है और उनसे संबंधित नदियां दी गई है। तो तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना है दोस्तों, इसका निर्माण किया गया है बराकर नदी पर। माता टीला परियोजना, इसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। गंडक नदी परियोजना, यह है दोस्तों गंडक नदी पर। और चमेरा परियोजना है रावी नदी पर। ए का 2 है, बी का 1 है, का 4 और डी का 3। 2 1 4 3, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है।
थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सही है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। कोयल जो जनजाति है केरल में, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, इसलिए ये सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कोयंक ये प्रजाति है दोस्तों, जो जनजाति है कोयंक जनजाति, ये केरल में नहीं बल्कि कहाँ पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड, तो नागालैंड की एक प्रसिद्ध जनजाति है कोयंक, तो नागालैंड राज्य में ये निवास करती है। और ये नागा जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कोयंक। उसके बाद टोडा, तो ये तमिलनाडु में। बाकी सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सुमेलित है। नेक्स्ट यहाँ पे म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। ये दोस्तों इस प्रकार, ये भारत की सीमा है, ठीक है, पूर्वी सीमा, यहाँ पे म्यांमार है। तो यहाँ पे आपको क्रम बताना है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो सबसे उत्तर में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। ANMM, ANMM, इस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, दक्षिण जो ये उत्तर से दक्षिणी क्रम है राज्यों का, म्यांमार के सहारे जो ये सीमा बनाते हैं। म्यांमार की सीमा के सारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये है केरल में, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है, और यहाँ से पम्बा नदियां और पेरियार नदी भी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा का योगदान लगभग 74% है। कथन टू है, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा का योगदान पश्चिमी विक्षोभ से कम होता है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा का योगदान सर्वाधिक होता है भारत में, और लगभग 74-75% के आसपास। ये कथन बिल्कुल सत्य है। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात, इसका जो योगदान होता है दोस्तों वर्षा का, वो होता है 10%। और पश्चिमी विक्षोभ का जो परसेंटेज होता है भारत में वर्षा में योगदान होता है केवल 3%। ये कथन गलत है, क्योंकि मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा का योगदान पश्चिमी विक्षोभ से अधिक होता है, न कि कम। ये कथन यहाँ पे गलत है, केवल 1। तो यहाँ पे इसलिए ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी से गेरसोपा जलप्रपात बनता है। तो गेरसोपा जलप्रपात है दोस्तों, ये बनता है शरावती नदी पर। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। शरावती नदी, इस पर है गेरसोपा जलप्रपात, और इसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं दोस्तों। जोग जलप्रपात या गेरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है गेरसोपा जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि शरावती नदी। अब यहाँ पे जो अन्य नदी है, जैसे लोहित नदी, ये पूर्वोत्तर भारत में बहने वाली नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसकी ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित लोहित नदी। तुंगभद्रा नदी दोस्तों दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। जबकि जो कृष्णा नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे तेल शोधनशाला सूचीवन में दिए गए हैं, और कौन से राज्य में वो स्थित है वो आपको बताने हैं। तो बरौनी, बरौनी कहाँ है दोस्तों, ये है बिहार में। बरौनी जो तेल शोधनशाला है, ये है बिहार में। और इसको 1964 में सोवियत संघ की मदद से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद है बोंगाई गांव। बोंगाई गांव जो तेल शोधनशाला है, ये दोस्तों असम में। बीना तेल शोधनशाला, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कोयाली। कोयाली है गुजरात में। कोयाली है गुजरात के बड़ोदरा के पास स्थित है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो 2143, 2143 है बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर दोस्तों हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली के नाम से इसको जाना जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइलेंट वैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, यह केरल के पलक्कड़ जिले में अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। वर्ष 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कुंथी नदी इसी घाटी के वन क्षेत्र से उद्गमित होती है। कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला कथन है, यह केरल के पलक्कड़ जिले में अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ये दोस्तों असत्य कथन है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे शांत घाटी है दोस्तों, ये केरल के पलक्कड़ जिले में तो है, लेकिन ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जिसको जाना जाता है। अन्नामलाई पर ये नहीं, ये है नीलगिरी पहाड़ी पर। 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। बिल्कुल सही है। और कुंथी नदी इसी घाटी के वन क्षेत्र से उद्गमित होती है, निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दर्रे दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। आपको मिलान करना है यहाँ पे। नीति दर्रा, नीति दर्रा है दोस्तों उत्तराखंड में। नीति माणा ये कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली में है। उत्तराखंड के चमोली में। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से ये जोड़ता है। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश में लिखा पानी दर्रा। खुंजराव दर्रा ये है दोस्तों लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है लद्दाख में, और ये चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है लद्दाख को। तो खुंजराव दर्रा ये लद्दाख में। तो सही आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल हरियाणा में। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, कच्छ आरक्षित जैव मंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है। कथन 2 है, नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो कथन 1 जो कच्छ आरक्षित जैव मंडल है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थित है। और ये विश्व स्तर पर दोस्तों भारतीय जंगली गधा है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 है, नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ये असत्य है, क्योंकि जो लाल पांडा है दोस्तों ये यहाँ नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग। ये जो ठंडे वन है वहां पर लाल पांडा पाया जाता है। नीलगिरी ये दक्षिण में हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर लाल पांडा के लिए ये उचित जलवायु नहीं है और यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। ये पूर्वी भारत में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के ठंडे वनों में। ये कथन बिल्कुल असत्य है। केवल 1 यहाँ पे सही है और कथन 2 असत्य है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 सही और द्वितीय कथन गलत है। वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है माही नदी। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सरदार सरोवर परियोजना साबरमती नदी पर है। भवानी सागर सिंचाई परियोजना तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। भारत की मयूराक्षी सिंचाई परियोजना चंबल नदी से संबंधित है। और भारत में माता टीला परियोजना का संबंध बेतवा नदी से है। कौन सा कथन सही है वो आपको इसका उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन देखो, भारत में सरदार सरोवर परियोजना साबरमती नदी पर। ये दोस्तों साबरमती नदी पर नहीं है, बल्कि जो सरदार सरोवर बांध है ये कौन सी नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। इसलिए ये वाला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन है, भवानी सागर सिंचाई परियोजना तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। भारत की मयूराक्षी सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर है। दोस्तों ये भी असत्य है, क्योंकि जो मयूराक्षी सिंचाई परियोजना है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक प्रमुख अंतरराज्यीय बहुउद्देश्य परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है या मोर नदी पर? मोर नदी या मयूराक्षी नदी पर है मयूराक्षी सिंचाई परियोजना।
तो ये कथन भी गलत हो गया। भारत में माता टीला परियोजना का संबंध बेतवा नदी से है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बहुउद्देशीय संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक व मानवीय गतिविधियों से मृदा की ऊपरी परत के क्षरण को क्या कहा जाता है? यदि प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से मृदा का क्षरण होता है दोस्तों, मृदा की जो ऊपरी परत है उसका क्षरण होता है, तो इसको मृदा अपरदन कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, मृदा अवकर्षण, किसको कहते हैं? तो मृदा अवकर्षण में क्या होता है दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता का जो ह्रास होता है, मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को कहते हैं मृदा अवकर्षण। मृदा निक्षालन क्या हुआ? तो निक्षालन वो प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक वर्षा या जो सिंचाई का पानी होता है, तो सिंचाई के पानी अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह पर मौजूद जो खनिज होते हैं, जो घुलनशील खनिज होते हैं, वो घुलकर पानी में चले जाते हैं या मिट्टी की निचली परतों में रिसकर चले जाते हैं। इसको कहते हैं मृदा निक्षालन। फिर दरारी उद्वेदन क्या होता है? दरारी उद्वेदन ये दोस्तों मैग्मा यानी लावा से संबंध है। पृथ्वी के भीतर जब जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, तो जब वो दरारों के माध्यम से शांतिपूर्वक बाहर निकल आता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, तो उसे कहते हैं दरारी उद्वेदन या शांत उद्वेदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ज्वालामुखी संबंधित घटना है, दरारी उद्वेदन या शांत उद्वेदन। इसमें क्या होता है, मैग्मा या जो लावा होता है वो बड़े शांत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकलता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। और मृदा अपरदन, जब प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों से मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होता है, तो इसको मृदा अपरदन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबरताल आर्द्रभूमि या कांवर झील बिहार राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही, यानी इसमें सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोंग नामक तालाब का निर्माण सिंचाई हेतु किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डोंग नामक तालाब का निर्माण दोस्तों सिंचाई की एक तकनीकी है और इसका निर्माण किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा। बोडो जनजाति, दोस्तों जो ये बोडो जनजाति है, ये असम में निवास करती है, असम में। और बोडो जाति जो असम की जनजाति है, ये मुख्यतः एक पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करती है जल संचयन हेतु, जिसका नाम है डोंग नामक तालाब। डोंग नामक तालाब का निर्माण सिंचाई हेतु बोडो जनजाति, जो कि असम की एक प्रसिद्ध जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे घाटियां दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जुक्कू घाटी, तो जुक्कू घाटी है पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी नागालैंड में। घाटी कहाँ है? नागालैंड में। न्योरा घाटी है, ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों। मरखा घाटी, ये लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी है। यहाँ पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। और कम्बम घाटी, ये तमिलनाडु में। ए का 4, ए का 1, का 2, 4 1 2 और 3, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।